नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो हाल ही में हुए प्री के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वे खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज क्या खास खबरों ने, हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बात करते चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा 2024 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सामूहिक उधार बहुत उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता की चूक यानी डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ता है। दूसरा कथन है, सामूहिक ऋण एक नियत राशि निधि मुक्त हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था यानी क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प चुन के सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है, कथन एक और कथन दो दोनों सही तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा विकल्प है, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। चौथा विकल्प है, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर कर देखिए। तो चलिए देखते हैं आज क्या खास खबरें उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। ओलंपिक से एन पहले फ्रांस के रेल नेटवर्क पर हमला। फ्रांस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर बड़ा हमला हुआ। 4 मुख्य लाइनों में से 3 तोड़फोड़ व आगजनी का शिकार हुई। इससे 8 लाख लोग प्रभावित हुए। हमले की जिम्मेदारी भी फिलहाल में किसी ने नहीं ली है, पर जिस तरह से इसमें क्षति हुई उसे मद्देनजर कट्टरपंथी वामपंथी संगठनों और पर्यावरण के बहाने अराजकता पैदा करने वालों पर शक किया जा रहा है। पीएम जो गैब्रियल अटल ने कहा कि पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों इसमें जांच में जुटी हैं। आप देखेंगे, आप इस बार जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें क्रम का पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। इसी बीच यह हमला हुआ है। यह उद्घाटन जिसका हुआ है, ये देखिए सीन नदी के किनारे हुआ। इसका ऐसे पहली बार हुआ है जो किसी नदी के किनारे इसका उद्घाटन हुआ है। यह इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आप देखेंगे 1924 में इसके 1924 से 2024 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट था। और पहली बार 1896 में एथेंस में पहला ओलंपिक का आयोजन किया गया था। 1900 में जो देखते हैं 4 साल बाद, हर 4 साल बाद इसका ओलंपिक होता है। ओलंपिक खेल जो होता है, सन 1900 में ओलंपिक खेल की जो मेजबानी की थी उस बार भी पेरिस ने ही की थी। अब आगामी आप देखिए आने वाले 2028 में ओलंपिक खेल की जो मेजबानी करने वाला लॉस एंजिल यानी यूएसए में इसका होगा। 34वें क्रम का आयोजन होने वाला है। 2036 में मतलब काफ़ी अनुमान लगा है 2036 में इसका मेजबानी यानी होस्ट कंट्री इंडिया हो सकता है। अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं व युवाओं को हरदम युद्ध के लिए तैयार रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। पीएम ने कारगिल युद्ध क्षेत्र के अग्निपथ योजना को मुद्दा बना रहे विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, मेरे लिए देश के सर्वोपरि दुष्प्रचार करने वालों के लिए 1000 करोड़ के घोटाले हैं। पीएम ने कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र में बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। आप देखेंगे कि लगातार संसद में जो ये अग्निपथ योजना चलाई गई थी 2022 में, उसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। विपक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इसमें विवाद उठाए गए। कहा गया कि ये मतलब जो युवाओं को शामिल किया गया, इसमें काफ़ी उनको मतलब लाभ नहीं हो रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो फोर्स है, हमारी जो सैनिक बल है, उसमें युवा लोग आए, युवा लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी करें, इसीलिए हमने इस योजना को शुरू किया है। आप देखेंगे कि कारगिल विजय दिवस का इस बार 25वीं वर्षगांठ मनाया गया। यह वर्तमान में लद्दाख के अंदर स्थित कारगिल में मनाया गया। आप देखेंगे मतलब लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक कारगिल और दूसरा लेह। 26 जुलाई 1999 में कारगिल विजय के रूप में चले गए जो विजय ऑपरेशन, उनके बारे में हम चर्चा करें तो ऑपरेशन से विजय हो गया, ऑपरेशन सफ़ेद सागर हो गया, ये सारे कई ऑपरेशन चलाए गए थे। कल की क्लास में मैंने कारगिल विजय दिवस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दी थी। तो अगर आप लोग को उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग कल का वीडियो आप उसे जरूर देख सकते हैं। नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी। दिल्ली के मृदुल ने बनाई शीर्ष में जगह। आपको पता होगा इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था 5 मई को हुआ था और 4 जून का इसका परिणाम घोषित हुआ था। बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा चल के विवाद भी हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आखिरकार मेडिकल स्नातक कोर्सों की जो दाखिले से जुड़ी नीट यूजी की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें आप देखेंगे कि जो पहले टॉपर्स की संख्या 61 थी वो घटकर 17 आई है। टॉपर्स में उत्तर प्रदेश के आयुष चौथे नंबर से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पात्रता हासिल करने वाले छात्रों की भी संख्या घटकर 13.15 लाख हुई है। पहले इसकी संख्या थी 13.16 लाख छात्र थे।
दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने पर रोक जारी। आप देख रहे हैं कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों के मालिकों के नाम लिखने की बात आई थी ना, उसी पे लेके विवाद चढ़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसमें देखेंगे कहा है कि मतलब अभी भी इसमें रोक जारी, मतलब कोई भी जो मालिक होगा उसके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूपी और उत्तराखंड ने कहा कि कानूनी मतलब केंद्रीय कानून में व्यवसाय व लाइसेंस लेने वालों के लिए नाम उजागर करना जरूरी है। कांवड़ियों ने कहा दुकानदारों के नाम जानना उपभोक्ताओं का व्यक्तिगत अधिकार है। अगर आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर में देखा है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट खबर आपको ये वाली देखने को मिलेगी। असम के मैदान को मिला विश्व धरोहर का दर्जा। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग इस बार का जो सिविल सर्विस का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें से अगर प्रश्न को उठा के देखें तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, मतलब इस बार 2 प्रश्न पूछे गए थे। आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि इसे आप देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन एनालाइज किया था जिसमें गड़बड़ जो नृत्य था उसको अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, तो उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो टॉपिक होता है सिविल सर्विस के एग्जाम से, या फिर अन्य जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप लोग जरूर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। असम के मैदान को मिला विश्व धरोहर का दर्जा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक की होस्ट कंट्री इस बार देखेंगे कि भारत है। यह 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। इस बार जो भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है और इस बैठक में भारत के 43वें विश्व यूनेस्को धरोहर को मोइदम को जो असम में स्थित है उसे शामिल किया गया है। अगर आप लोग मोइदम का एक चित्र देखना चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ। कुछ इस तरीके से असम में स्थित है मोइदम। मोइदम ये असम में चराईदेव जिले में मतलब अहोम साम्राज्य के शाही परिवार के लिए बनी काव्यगृह है जो कि 13वीं और 19वीं शताब्दी में बनी थी। इसका निर्माण मुख्य रूप से मिट्टी हो गई और जो गिट्टी होगी और पत्थरों से किया गया है। बाहरी संरचना में आमतौर पर मिट्टी की जो टीला से होता है। इसमें अहोम साम्राज्य के शाही परिवार के सदस्यों के पूर्वज को दफनाया गया जाता है और इसकी तुलना मिस्र के जो पिरामिड बने थे उनसे की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप लोग इसे इंपॉर्टेंट के रूप में देखें कि मतलब कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, किससे पूछ सकते हैं, मतलब इससे पूछ सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत का पहला सांस्कृतिक धरोहर क्या है, जिससे आप लोग बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए तो मोइदम होगा। आप देख सकते हैं ये मिस्र में टीले होते हैं ना पिरामिड की तरह, एक पत्थर का पिरामिड नुमा आकृति बनाई, तो उसी तरह कुछ इस तरह में यहाँ भी किया गया है। यहाँ पास देख सकते हैं कुछ इस तरह का बनाया गया है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मतलब उत्तर पूर्वी का पहला जो सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसे आप लोग मोइदम का नोट डाउन कर सकते हैं। इससे पहले हालांकि 2 शामिल हुए थे, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन आप देखेंगे कि ये पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर है मोइदम, जिसे भी आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए। संविधान हत्या दिवस की घोषणा में हाई कोर्ट को नहीं दिखा कुछ गलत। केंद्र के फैसले के विरुद्ध पेश की गई याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज। 25 जून को मनाया ना संविधान में हत्या दिवस, काला दिवस के रूप में घोषित किया गया, ब्लैक डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसी की बात हो रही है। अभी आपको राष्ट्रीय खबर मिलेंगी, आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा। कैंसर के मामले हर साल 2.5% बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया सरकार कैंसर के सस्ते सुलभ यानी जो इलाज है उसको प्रयासरत करने में जुटी हुई है। जाधव बोले आयुष्मान भारत के 70% से अधिक युवा के बुजुर्ग के लिए कोई पैनल नहीं है। जेपी नड्डा ने यह बात आप देखेंगे कि चल रहे थे संसद में प्रश्नकाल के दौरान यह महामारी रूप लेते रहे कैंसर के आंकड़ों को ब्यौरा देते हुए कहा पुरुष के मुंह में और फेफड़ों का कैंसर अधिक हो रहा है जबकि महिलाओं के स्तन कैंसर अधिक है और हर साल कैंसर के करीब 15.5 लाख नए मामले पंजीकृत किए जाते हैं। आप देखेंगे कि अभी तक कैंसर से जो भी मामले से कोई एक अच्छा इलाज तो नहीं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत इलाज जैसे कीमो वगैरह करा के कैंसर का थोड़ा बहुत मतलब कुछ स्टेज से इसे घटाया जा सकता है। तो उसी पे देखें बात करें कि कुछ इलाज चल रहे हैं लेकिन कुछ अभी और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आपातकाल पर सारी रिपोर्ट की संसद में पेश करे। जगदीप धनखड़ ने कहा 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो रिपोर्ट को नष्ट कर दिया गया था। सहाय आयोग की रिपोर्ट एक प्रति ऑस्ट्रेलिया के पुस्तकालय में है। देख रहे हैं वही जो चल रहा था आपातकालीन के दौरान। एमएसपी देखेंगे कि जो किसानों का धरना है ना उसी पे लेके बात चल रही, कि सब बजट में भी कोई बातें नहीं हुई, वही सारी बातें एमएसपी को लेकर बनाई गई समिति की अब तक 22 बैठक हो चुकी हैं। सुनहरी बाग के मांगना नंबर 5 में रह सकते हैं राहुल गांधी। हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया बंगाल का मुआवजा।
बंगले का मुआवजा। अब देखेंगे कि विपक्ष की पार्टी के प्रमुख हैं ना राहुल गांधी, उनको भी कुछ सरकारी बंगले देने की बात हो रही है। अभी आपको पूरी राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो अगर आप लोग इसे पढ़ना चाह पढ़ते, बाकी इंटरेस्टेड नहीं है छोड़ भी सकते, पूरा तरह से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आपका संपादकीय पात्र है। आज का जो आर्टिकल लिखा है तो ये भी आप देखें राजनीति से थोड़ा जुड़ा, तो इसे आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में इसका कोई मतलब है नहीं। कमज़ोर प्रदर्शन के कारण समझे भाजपा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को जितनी अपेक्षा थी उससे कम सीट पे मतलब आप देखेंगे कि सफलता मिली है ना, उसी पे लेके आज का आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर A.K. वर्मा के द्वारा। मेरठ के विपक्ष का जवाब। कानूनी सहायता के प्रति जागरूकता। इसी माह आरंभ में देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए, जो कानून सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन आपराधिक न्याय व्यवस्था को अहम हिस्सा मानी जाने वाली कानूनी सहायता की स्थिति अब भी कमजोर है। हमारे देश में न्याय व आपराधिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, न्यायालय व कानूनी सहायता की स्थिति पर टिकी है। चिंता की बात यह है कि कानूनी सहायता वाले विषय को लेकर तत्परता और जागरूकता बहुत कम दिख रही है, जो कि एक विचारधीनी तथ्य है। आपको पता होगा ना, अभी 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हुए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, उन्हीं की बात हो रही है। बोल रहे हैं काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें जो भी कुछ विचार मतलब कुछ और सुधार करने की जरूरत है। मतलब जो कड़ी है, जिससे आप देखेंगे पुलिस और जेल व्यवस्था हो, न्यायालय की कानून सहायता, इस पर जब सबकी टिकी, इसको और अच्छे सुधारने की ज़रूरत है। इसमें विचार करना जरूरी है कि इसे और अच्छे से कैसे मतलब प्रचलन में ला सके, सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी कर सकें, ताकि किसी भी मतलब जो निष्पक्ष है उसे किसी तरह का सजा व न दी जाए। चौतरफा खरीदारी से 1293 अंक बढ़ा सेंसेक्स। घरेलू बाजार में 5 दिन लगातार गिरावट के बाद निवेशकों ने शेयर के मूल्यों में कमी को दिया लाभ। 81,382 के स्तर पर बंद हुआ BCI का मानक सूचकांक 428 अंक बढ़कर 24,834 पर बंद हुआ। NSE निफ्टी BC यानी बॉम्बे स्टॉक चेंज और जो होता है नेशनल स्टॉक चेंज की बात हो रही है। उसी की दो कंपनी है ना, BCE की सेंसेक्स और NSE की जो है निफ्टी। देश में बनाए जाएंगे 12 औद्योगिक शहर। DPIIT सचिव ने कहा, इस तरह के 8 शहरों में पहले से ही बुनियादी ढांचा किया जा रहा है विकसित। नए शहरों के लिए कैबिनेट से संपर्क करेगा विभाग। केंद्र को इसके लिए गठित SVP यानी SPV के एक्टिविटी मंजूरी देनी है। 20 से हो जाएंगी देश में औद्योगिक शहर की संख्या नए शहरों को बनाने के बाद। इससे पहले 8 पहले से ही कार्य थे और 16 मतलब 12 जो नए बनाने की बात हो रही है। अब यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म लेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा युद्ध चल रहा है। सैन्य विद्रोह के मारे म्यांमार से भारत ने संपर्क बढ़ाया। डोभाल ने म्यांमार के NSA से कहा कि भारत के लिए हितों में रखें इस ख्याल, और पिछले कुछ हफ्तों में 2 बार भारत आ चुके हैं म्यांमार के विदेश मंत्री थाओर। इस समय देखते हैं वहाँ के जो सैनिक और जो केंद्र में जो सरकार, उसी के बीच में दोनों में काफ़ी ज़्यादा तनी देखने को मिल रही है। भारत को नाटो देश जैसी तवज्जो देने को अमेरिका संसद में विधेयक पेश। विधेयक का नाम है भारत अमेरिका रक्षा सहयोग एक्ट। अमेरिका सीनेटर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद व चीनी आक्रामकता से खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत के सहयोग मतलब भारत के विरुद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और देखेंगे कि पाए जाने पर उसे दी जा रही सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध कर देने चाहिए। अमेरिका भारत रक्षा सहयोग एक्ट पेश करने के बाद मार्को रूबियो ने कहा कि कम्युनिस्ट चीन हिंद प्रशांत में लगातार आक्रामक विस्तार कर रहा है। इससे हमारे क्षेत्रीय सहयोग की संप्रभुता और स्वायत्तता पर खतरा बन सकता है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका और भारत की साझेदारी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और सैन्य मजबूत करना आवश्यक है। विधेयक में यह भी कहा गया कि भारत को रूस से सीमित संसाधनों में छूट मिलनी चाहिए। अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यह एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में वाशिंगटन DC में हुई थी। इसमें आप देखें टोटल 32 मेंबर हैं। नवीनतम जो इसका सदस्य शामिल हुआ है वो स्वीडन है, मतलब फिनलैंड है। 2023 स्वीडन 2024 में शामिल है, और 21वां सदस्य इसका जो देखें 2023 में जो शामिल फिनलैंड है।
ओबामा दंपति ने कमला हैरिस को दिया समर्थन। अगस्त में डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा करेगी। कमला ने कहा कि वह ट्रंप से मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को तैयार है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने और उनकी पत्नी मिशेल ने भारतवंशी कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए समर्थन किया। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर इस जुड़े एक वीडियो भी पोस्ट किया। बराक ओबामा ने कहा कि कमला हैरिस के पास वो नज़रिया, चरित्र और ताकत है जो इस महत्वपूर्ण समय के लिए ज़रूरत है। कमला हैरिस को जीतने पर व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। मिशेल ओबामा जो देखेंगे कि बराक ओबामा की जो वाइफ है, उन्होंने कहा कि कमला पर गर्व करती हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला है आसियान। जयशंकर प्रसाद करें हमारे विदेश मंत्री का आसियान के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों के बीच जुड़ाव हम लगातार विस्तार करना चाह रहे हैं। आसियान की अगर हम बात कर लें, इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात हो रही है, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है उसकी बात हो रही है। एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके टोटल देखेंगे 10 मेंबर है। नवीनतम मेंबर इसका तिमोर लिस्ट शामिल हुआ है। अगर इसके हम बात कर लें कि पूरे मेंबर कौन कौन से, तो आप देखेंगे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ट, बिरनोई, फिलीपींस शामिल है इसमें। आप देखेंगे कि जो तिमोर लिस्ट है ये नवीनतम मेंबर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। इस समय देखने लाओस में चल रही है ना इसकी बैठक, उसी की बात हो रही है। अब देख रहे हैं कि आज पेरिस ओलंपिक शुरू हो गया है। शूटिंग रेंज में हॉकी के मैदान पर दिखेगा भारत का दम। भारतीय महिलाएं फाइनल में पहुंच गई। अब देखेंगे कि एशिया देखो ना 9वां एशिया कप टूर्नामेंट महिलाओं का, उसमें बात हो रही है। सेमीफाइनल में रेणुका राधा की बांग्लादेश को रौंदा और 8वीं बार खिताब जीतने के लिए श्रीलंका से होगा इनका सामना। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नॉलेज मिलेंगे, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। वैज्ञानिकों ने प्रक्रिया से इंसुलिन को अलग करने में सफलता पाई। 1921 में आजी कनाडाई सर्जन फ्रेडरिक बेटिंग और उनके सहायक चार्ल्स बेस्ट ने टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक कुत्ते के प्रक्रिया से इंसुलिन को अलग करने में सफलता पाई थी। यह मधुमेह के लिए प्रभावी उपचार साबित हुआ। यह इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा खोजी गिनी जाती है। सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ का गठन। 1939 में आज ही के दिन देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का गठन किया गया। 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ कर दिया गया था। कानून व्यवस्था व आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन के कारण एयर टर्बुलेंस की घटनाएं बढ़ी। यात्रियों के लिए एयर टर्बुलेंस की घटनाएं में 60 से 155% की वृद्धि हुई। आने वाले समय में उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी एशिया व मध्य पूर्व में एयर टर्बुलेंस और बढ़ेंगे। एयर टर्बुलेंस का आदि शुरू वर्तमान में पूर्वी एशिया में सबसे अधिक बार होता है। एयर टर्बुलेंस उत्तरी क्षोभमंडल के तेज गति से चलने वाली पश्चिमी से पूर्व की ओर हवाओं का धारा यानी जेट धाराओं के पास देखा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां वाणिज्यिक विमान उड़ते हैं जो जमीन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर या 32,000 से 39,000 फीट ऊपर होता है। ऐसे में जेट स्ट्रीम से गुजरने वाली विमानों को अस्थिर रूप से और बढ़ने वाली हवा को स्पाइक्स का अनुभव हो सकता है, जिसे वर्टिकल विंड शियर कहा जाता है, जिससे टर्बुलेंस पैदा होता है। कैंसर दवा से एचआईवी को साफ करने में मिलती है मदद। अमेरिका के टुलिन विश्वविद्यालय में डॉक्टर वुंग की किम के नेतृत्व में किया गया अध्ययन दवा को मस्तिष्क में सिमियन इम्यूनोडिफेंसी वायरस के स्तर को काफ़ी कम कर दिया है। अगर आपको कोई मूवी जुड़ी खबर नहीं, अगर इंटरेस्ट हो पड़े तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर इस बात होती है। ऐसा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हम साझा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कथन एक और कथन आज का जो आंसर है वो कथन सी है, यानी कथन एक सही है किंतु कथन जो दो है वो सही नहीं है। चलिए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। एक सामूहिक उधार जो दो या दो से अधिक बैंकों द्वारा उधारकर्ता को दिया जाता है, जिन्हें प्रतियोगियों के रूप में जाना जाता है, जो एकल ऋण समझौते द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऋण आमतौर पर एक बैंक
एएनसी बैंक द्वारा सदस्यों की ओर से प्रशासित किया जाता है। सामूहिक उधार दाताओं के एक समूह द्वारा जारी किया जाता है, जो एक प्रमुख उधारकर्ता जैसे कि एक फर्म, एक व्यक्तिगत पहल या सरकार को ऋण देने के लिए मिलते हैं। सामूहिक उधार का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ता बैंक या संस्थागत निवेशकों जैसे पेंशन फंड एवं हेज फंड में वितरित करना है। अतः कथन एक सही है। ऋण में एक नियमित राशि एक मुक्त निधि का ऋण व्यवस्था हो सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प C सही जवाब है। तो आज का मैं समाप्त होती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।